हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में हर बार 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। मैं आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपका ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को बड़ा देखा जाता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा हो गई आपकी। ये 2 प्रकार का होता है। हम 2 तरह के सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। पहला है सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस वाले के अंदर केवल सरल सूक्ष्मदर्शी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो काम करेगा। चलिए इसका सिद्धांत देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। एक छोटा सा लेंस होता है ऐसे, और ये उसका पकड़ने का हैंडल होता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें लेंस लगा होता है यहाँ पे। तो ये आपका कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना। इसी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सिद्धांत क्या है। जब वस्तु उत्तल लेंस तथा उसके मध्य रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, आभासी व सीधा प्राप्त होता है। स्पष्टतया कम फोकस दूरी के अत्यंत निकट रखी गई वस्तु लेंस द्वारा देखने पर बड़ी दिखाई देती है। तो हम जो लेंस से देखते हैं तो उस वस्तु को बिल्कुल पास रखते हैं तो वो अक्षर जो है, जैसे इसको देखो बड़े बड़े दिखाई देंगे। इसकी सहायता से, सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अभी काम कैसे करता है इसको समझने के लिए पहले हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं, किरण चित्र। तो देखिए मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास क्या होता है कि एक लेंस होता है, उत्तल लेंस काम में लेते हैं इसमें। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारी होगी प्रकाशिक अक्ष। ठीक है, दोनों तरफ इसमें फोकस होता है। तो यहाँ पे एक फोकस बना देते हैं और दूसरा फोकस यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो 2 फोकस हो गए। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। चलिए अब वस्तु को जब यहाँ रखा जाता है, कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को? हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस और ये सेंटर है केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो देखिए उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपने लेंस की गुणधर्म पढ़ रखे हैं, तो लेंस के अनुसार क्या होता है, एक प्रकाशिक किरण ऐसे जाती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्स बना देता हूँ। ठीक है, प्रकाशिक किरण जो समांतर आती है वो कहाँ से निकल जाती है? वो निकल जाती है फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण जो होती है वो जाती है हमारी किससे? सेंटर से गुजरती है। ठीक है, अब ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपस में नहीं मिलेगी। ये मिलती हुई कहाँ प्रतीत होगी? पीछे की तरफ इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे। तो क्योंकि ये वास्तविक में नहीं मिल रही है, आभासी रूप से मिल रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये है आपका बी और ए, ये आपकी वस्तु थी ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बना है ए का बन गया ए डैश और बी का बन गया बी डैश। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने इसका प्रतिबिंब बना लिया और हम इसको देख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से इसको देख रहे हैं। ये हमारी आँख है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हमें इसका आवर्धन निकालना है कि कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा वस्तु को दिखा सकती है। अब देखिए वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लिखते हैं यू से। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हम लिखते हैं बी से। ठीक है, ये वस्तु की दूरी होगी लेंस से u और प्रतिबिंब की दूरी होगी v। तो इतना हमने समझ लिया। ये इसका किरण प्रकाश चित्र है, किरण डायग्राम, रे डायग्राम जो है वो ये है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आवर्धन को। ठीक है, आवर्धन क्या होता है, तो मैं आपको आवर्धन समझा देता हूँ। देखिए वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण व वस्तु द्वारा बनाया गया कोण का अनुपात आवर्धन कहलाता है। यानी कि आवर्धन जो होता है ये कोणीय आवर्धन होता है। कोणीय आवर्धन को वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण अपॉन वस्तु द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? आपका आवर्धन। इसको कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये कोण कहाँ बन रहे हैं? ठीक है, इसको समझते हैं हम कि कोण कहाँ बन रहे हैं। तो पहले था प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण। तो देखिए प्रतिबिंब लेंस पे कौन सा कोण बना रहा है उसको हम कहेंगे बीटा।
ठीक है, ये हमारा हो गया कोण बीटा। और वस्तु कौन सा कोण बना रही है, अब आपको देखने में लगेगा कि वस्तु भी यही बना रही है तो इसी को अल्फा ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जब भी हम कोणों की तुलना करेंगे तो दोनों की दोनों वस्तु और प्रतिबिंब एक ही स्थान पे होना चाहिए, जब भी हम तुलना कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस वस्तु को उठा के यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ रखी हुई है और इसको नाम दे देते हैं A1, ठीक है, इसी हाइट की लेनी है। तो ये वस्तु को उठा के यहाँ रख दी। अब जो ये कोण बना रहा है तो ये आपका होगा अल्फा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको अल्फा और बीटा रखने हैं, यानी कि वस्तु के द्वारा लेंस पर बनाया गया कोण अल्फा कब लेना है, जब वस्तु और प्रतिबिंब एक ही स्थिति में हो। तो एक ही स्थिति में नहीं है तो आपको क्या करना है, वस्तु को उठा के वहीं रखना है जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपका जो कोण बनेंगे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसके लिए हम केस स्टडी करते हैं। चलिए, तो केस स्टडी करने से पहले डायग्राम को देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो केस है, तो पहला केस क्या कह रहा है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, देखिए हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर होगी तो भी हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पास होगी तो भी वो हमें धुंधली दिखाई देगी या दिखाई नहीं देगी, बहुत धुंधली दिखाई देगी। तो एक न्यूनतम दूरी होती है जो हमारी आंखों से स्पष्ट देखा जा सके, है ना। इस तरह से जैसे एक कोण बनता है ऐसे, ये थीटा और ये न्यूनतम दूरी है आपकी, इसको डी कहते हैं, है ना। यहाँ से इसके पास में अगर हम वस्तु को लेके आएंगे तो हमारी आंख से वो धुंधली दिखेगी। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये 25 सेंटीमीटर होती है ह्यूमन आई के लिए, मनुष्य की आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी न्यूनतम होती है। इससे पास में अगर हम किसी वस्तु को लेके आते हैं या किसी अक्षर को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमें पढ़ने में नहीं आता है, वो क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारी न्यूनतम दूरी है। अब सबसे पहला केस करते हैं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, ठीक है, उस दूरी को डी कहते हैं। चलिए, अब हम केस फर्स्ट में करते हैं। पहले हम निकालते हैं आवर्धन छोटे कोणों के लिए, कि जितने भी कोण हैं वो छोटे कोण हैं। छोटे कोणों के लिए हम आवर्धन को, देखिए जो हमारे पास आवर्धन था कितना था, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा को हम छोटे कोणों के लिए tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम छोटे कोणों के लिए tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू। अब इस वाले डायग्राम में देखिए tan बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है लंब बटा आधार। तो tan बीटा ये हमारा बीटा है, तो हमारा जो लंब हो गया वो हो गया कितना, a डैश b डैश अपॉन आधार कितना हो गया b डैश c, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया tan बीटा। चलिए, अब tan अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा के लिए हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्फा है तो ये हम लेंगे लंब a1 b डैश अपॉन आधार, आधार होगा हमारा b डैश सी, ठीक है। b डैश सी से b डैश सी कट गया, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा a डैश b डैश अपॉन a1 b डैश, ठीक है। तो हमारे पास जो m आया है, m की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, a डैश b डैश अपॉन a1 b डैश। अब इस डायग्राम में देखिए ये आपका a1 भी है, ठीक है, और a1 भी किसके इक्वल है, ab के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि a1 b डैश इक्वल है ab के, तो मैं आवर्धन को लिख सकता हूँ a डैश b डैश अपॉन ab, ठीक है। ये हमारा आवर्धन आ गया। अब देखिए जो आवर्धन है वो वही है जो हमने पढ़ा है अभी तक। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब का साइज अपॉन वस्तु का साइज। तो ये वही आ रहा है, m क्या आ रहा है, m आ रहा है प्रतिबिंब का साइज अपॉन वस्तु का साइज, और वो आ रहा है आपका a डैश b डैश अपॉन ab। यही आना भी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आवर्धन आ गया। अब हम जो काम करने वाले हैं, अब इसमें करने वाले हैं, इसका आवर्धन निकालने वाले हैं हम, ठीक है। तो
हमें दो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से? एक तो लेना है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, व त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, है ना। अब समरूप कैसे हैं देखिए, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण बीटा और ए बी सी का भी बीटा कोण कॉमन है, और दूसरा इन दोनों की ये वाले कोण 90 डिग्री के हैं। तो अगर दो त्रिभुज, दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होता है, और वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? जब ये समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं। देखिए ए डैश बी डैश अपॉन इसकी भुजा कौन सी है? ए बी, बराबर, और इसकी ये वाली भुजा बी डैश सी, और इसकी छोटे वाले की भुजा बी सी के बराबर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये तो आवर्धन है, यानी कि ये हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हमारा आवर्धन है। तो आवर्धन को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये क्या है? ये हमारा वी, और ये क्या है? यू है, ठीक है। ये हमारा बी है, बी डैश सी, ये वी है, और ये यू है, और दोनों इस तरफ हैं क्योंकि प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है, ये दोनों माइनस के होंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि हमारा आवर्धन जो आया है एम कितना आ गया? एम हमारा आ गया वी अपॉन यू, ठीक है। ये हमारा आवर्धन आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें लगाना है लेंस सूत्र, ठीक है। हम इसमें लगाते हैं लेंस सूत्र, ठीक है। हमें आवर्धन तक पहुंचना है तो लेंस सूत्र लगाते हैं, और थोड़ा सा काम मैं इधर करूंगा, जगह कम पड़ेगी। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है हमारा? लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें क्या करना है? इस टर्म के अंदर v/u लाना है। तो v/u, अगर मैं इस पूरी समीकरण को v से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे v/u बन जाएगा, ठीक है। तो समीकरण को दोनों तरफ v से गुणा करने पर, जब मैं दोनों तरफ इसको v से गुणा कर देता हूं तो देखिए क्या बनता है? ये आ जाएगा पहले v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u। अब देखिए v से v तो कट गया, v/f ऐसा कैसा रहा? ये बचा 1, और ये हमारा क्या है? ये तो आवर्धन है, तो इसको लिख देते हैं हम m। अब m को इधर ले आते हैं तो m इक्वल टू, और ये इधर जाएगा 1 माइनस v/f, और v/f जो है, देखिए हमारा आवर्धन तो आ गया, इसको हम हम निकाल चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो दूरी है वो न्यूनतम हो। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? न्यूनतम हो, कहाँ पे बन रहा हो? न्यूनतम दूरी पर। तो v को हम क्या ले सकते हैं? d ले सकते हैं। और जब हमने यहाँ पे चिन्ह के साथ लिया है तो d को भी कैसे लेंगे? चिन्ह के साथ लेंगे, यानी कि v को हम क्या लिख देंगे? माइनस डी। तो m इक्वल टू 1 माइनस d/f, यानी हमारा आवर्धन जो आ गया m इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये हमारे सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन है। तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका आवर्धन कैलकुलेट कर दिया है पूरा का पूरा। अब ये पहला केस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो पहले केस में हमने आवर्धन निकाला है m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। डी क्या है? वह न्यूनतम दूरी है जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ से हम प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, है ना। डी दूरी मैंने आपको बताई है न्यूनतम दूरी, वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो डी है। और f क्या है? उसकी फोकस दूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट केस में आवर्धन है। केस कौन सा है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। चलिए सेकंड केस क्या है? और दोस्तों ये केस आपको याद रखना है, क्योंकि कंपाउंड वाला जो आएगा हमारा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें ये केस काम में आने वाले हैं ना। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। ये थोड़ी सी जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि ये पूरा पार्ट इसमें आ जाए। सेकंड केस करते हैं हम। चलिए सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस बिल्कुल इक्वल इजी है। सेकंड केस बोलता है कि यदि u को
इस प्रकार समझित किया जाए कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। अब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन रहा है, तो बना लेते हैं हम प्रतिबिंब। अच्छा, अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस से, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे रखी हो। इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि आप वस्तु को कहाँ रखो, फोकस पे रखो। चलिए, तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा दूसरा फोकस है, और हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वस्तु का नाम वही होगा, ये बी और ये हमारा ए। तो ये हमारा सेंटर, प्रकाश किरण जाएगी सीधी, फिर उसके बाद समांतर आएगी तो ये फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी और ये सीधी निकल जाएगी। अब ये ना तो पीछे मिल रही है और ये ना आगे कहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर समांतर फोकस पे रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो हम ये मान लेते हैं ये अनंत पे कहीं मिल रही है। अब हमें तो प्रतिबिंब चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। देखिए ये दूरी क्या है, फोकस दूरी है, मैं लिख देता हूँ। और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हम किसी स्थिति में डाल देते हैं, बना देते हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा यहाँ कहीं बन रहा है, मान लीजिए अनंत पर बन रहा है, लेकिन हमने कोई कंडीशन ले ली है कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हो रहा है, जिसको नाम दे दिया हमने ए डैश और इसको नाम दे दिया बी डैश। तो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश है। चलिए, ये ए डैश बी डैश हो गया। अब हमें निकालना है क्या, वही आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है हमारा m, वो किसके इक्वल होता है, बीटा अपॉन अल्फा। और अगर छोटे कोणों की बात की जाए, छोटे कोणों के लिए, तो आपके पास आवर्धन कितना आ जाएगा, m बराबर वही tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, ये हमें आवर्धन प्राप्त होगा। अब देखिए बीटा और अल्फा वापस से हमें बनाना है ना। तो बीटा और अल्फा के लिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं बीटा। अब बीटा क्या है, बीटा तो वही है प्रतिबिंब द्वारा बनाया हुआ कोण। और जब अल्फा बनाना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि इस वस्तु को उठा के यहीं रख दो जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ रख दिया, तो ये जो कोण बन रहा है आपका, इसको नाम दे देते हैं A1। तो ये जो कोण बन रहा है आपका, ये आपका अभी भी अल्फा है। ठीक है, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी अभी कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। मतलब अनंत पे तो बन रहा है। ये जो कंडीशन ली है मैंने कौन सी ली है, v बराबर क्या है, अब आपका d है। ठीक है, तो ये कंडीशन ले ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इस केस को देखते जाइए। तो अब हमें निकालना है क्या, tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा के लिए m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। चलिए tan बीटा देखिए, तो tan बीटा के हिसाब से ये आपका वही लंब कितना आएगा, a डैश b डैश अपॉन b डैश c। और tan अल्फा के लिए a1 b डैश वही b डैश c। ठीक है, तो फिर से ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा है। चलिए इसमें हमारे पास ये जो कंडीशन है कि आपने लिया है बीटा, बीटा में आप ये वाला कोण मत लीजिए क्योंकि ये हमने माना हुआ है ना। तो ये मानी हुई कंडीशन है, तो आप इसको मत लीजिए, इसको आप लीजिए tan बीटा के लिए ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, है ना। तो ये आपके पास आएगा AB अपॉन BC। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा आपके पास tan अल्फा के लिए A1 B डैश अपॉन B डैश C। तो आपका अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि AB, ये जो AB है वो किसके इक्वल है, लगभग इक्वल है A1 B डैश के। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास M कितना आ जाएगा, M आ जाएगा B डैश C अपॉन BC, है ना। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब B डैश C की वैल्यू क्या है, B डैश C की जो वैल्यू है वो D है, D, और BC की वैल्यू क्या है, वो F है। तो आवर्धन आपका आएगा M बराबर D/F। ये कब आएगा, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ये वही वाली कंडीशन है, अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा हो, यानी कि इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि फोकस पर वस्तु रखी है। अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब आपका इनफाइनाइट पे बनता है, अनंत पे।
लेकिन हमें उसको देखना है तो कहीं न्यूनतम दूरी पर उसको रखना है। प्रतिबिंब तो अनंत पे बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वस्तु आएगी, प्रतिबिंब आएगा, तो वो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनना चाहिए, हमारी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। तो हम न्यूनतम दूरी ले लेते हैं, क्या v बराबर d। तो ये जो भी सारा रखा हुआ वो चिन्ह के साथ रखा हुआ दोस्तों, है ना, सारा का सारा चिन्ह के साथ रखा हुआ है। तो आपके दो केस हो गए। पहले केस में तो आपका क्या हो गया कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, एक दूरी पर बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर, और जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और सेंटर के मध्य, है ना, यहाँ पे रखिए, जब भी आपको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। और दूसरे में हमने वस्तु कहाँ रख दिया, फोकस पे, तो प्रतिबिंब बन रहा है आपका अनंत पर। तो ये दोनों केस हो गए, दोनों केस में आवर्धन हो गया, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो कैसे काम करता है।